तो अगर मान लेते हैं, अगर तुम्हारे पास रोड अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक्ड है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का सहारा है, देयर इज नो फ्रिक्शन, समझ गए, तब क्या होगा, तुम रोड्स को एक्चुअल में ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि तुम मतलब एक कोन के अलोंग एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हो ऐसा, ठीक है, एक कोन जैसा इसको ट्रैवल कर रहे हो ऐसा, समझ गए। लेट्स से अगर तुम यहाँ पर हो, है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास एम जी, ऐसा, समझ गए। अच्छा, तो ये चीज हो जाती है तुम्हारे पास अगेन थीटा, और ये चीज हो जाएगी अगेन तुम्हारे पास थीटा, समझ गए। तो दिस इज द रेडियस, है ना, दिस इज द सर्कुलर मोशन, सर्कल, जिस सर्कल पर तुम हो, ठीक है। दिस इज द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द कार, सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द कार, समझ गए क्या। तो इक्वेशंस कैसी और किस प्रकार लिखोगे तुम, ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन का ये सर्कल, ठीक है क्या, यहाँ पे तुम, ये यहाँ पर, तो ये हो गया एन कॉस थीटा, ये हो गया एम जी ऐसा, और ये हो गया तुम्हारा एन साइन थीटा, समझ गए। अंदर की तरफ बोलो एक्सेलरेशन कितना हो गया, वी स्क्वायर बाय आर हो गया अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी इक्वेशंस लिखोगे कैसे, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, अलोंग द रेडियस, और अलोंग द वर्टिकल तुम कैसी इक्वेशन लिखोगे, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ठीक, अलोंग द टेंजेंट स्लैश वर्टिकल, ऐसा बोल लो, है ना। जैसे तुम डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, आ जाएगा इतना ही, इसको बोलो वन, इसको बोलो टू, ऐसा, डिवाइडिंग वन बाय टू यू गेट दिस वैल्यू, तो v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये आ जाएगी v की वैल्यू। नाउ इफ रेडियस इंक्रीजेस, है ना, मैं ये कहता हूं अगर v की वैल्यू अगर तुम इंक्रीज करोगे तो r की वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो उस केस में जो तुम्हारे पास स्किडिंग होगी कार की, वो एक्चुअल में आउटवर्ड होगी, है ना, कार विल गेट पुश्ड अप द इंक्लाइन, ठीक है क्या, ध्यान रखना, है ना, कार ऊपर की तरफ भगेगी, समझ गए क्या। अच्छा, अगर मान लेते हैं तुमने अगर स्पीड अगर गिराई, ठीक, स्पीड अगर मान लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से अगर बड़ी है, तब क्या होगा, रेडियस जो है ये मानते हैं स्मॉल आर है ऐसा, तो स्पीड अगर इससे अगर तुमने बढ़ाई तो रेडियस भी बढ़ेगा, समझ गए क्या, यानी आउटवर्ड स्कीडिंग होगी। स्पीड अगर तुमने घटाई, इसका मतलब भी स्पीड जो है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से अगर कम है, तो रेडियस तुम्हारे पास कम होगा, समझ गए क्या? इसका मतलब कार जो है नीचे की तरफ एक्चुअल में गिरेगी, समझ गए क्या, ऐसा, कार की जो स्कीडिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी, ठीक, कार गेट्स पुश्ड डाउन द इंक्लाइन, ठीक है बात, ऐसा, ये सिनेरियो जमेगा, इसमें और कुछ भी नहीं किया जा सकता, थीटा इज कांस्टेंट, है ना, ये ध्यान में रखना, दिस इज थीटा, थीटा तो कांस्टेंट है। अगर मान लेते हैं अंडर रूट आर जी टेन थीटा से अगर तुम मान लेते हैं स्पीड बढ़ाते या घटाते हो, तो वो मोशन एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए ऐसा वेरिएबल स्पीड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है क्या। यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ नोट डालकर, अनलाइक अनलाइक द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ फ्रिक्शन, है ना, हियर car can't have variable speeds for same radius, ठीक, पहले
के केस में जब फ्रिक्शन तुम्हारे पास खाली सपोर्ट अगर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड है, तब उस केस में फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। तो अगर कम स्पीड भी अगर तुम रखोगे तो फ्रिक्शन अपनी खुद की वैल्यू भाई उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वो कम स्पीड पे भी वो कैसा सपोर्ट करवा लेगा। ठीक, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंगल के भरोसे अगर तुम टिके हुए हो, एंगल कांस्टेंट है, तो एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए ही होगी। ठीक, यहाँ पर हियर इन दिस केस a particular radius demands a particular speed। ठीक है बात, ये चीजें का ध्यान रखना तुम। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ऐसी रोड है जिसमें कि फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है, तब तुम्हारे पास मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या आ रही है, क्या सिचुएशन रहेगी, वो चीजें हम लोगों को डिराइव करनी है। समझ गए क्या? उसको निकालना है अपने को। ठीक, तो अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट ये एक्चुअल में अपने को निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर मान लेते हैं अपने पास एक ऐसी रोड है जिस पर बैंकिंग अवेलेबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा ये तुम्हारा। ठीक है क्या? दिस इज क्वेश्चन नंबर 38, पेज 10। ठीक, तो इस कंसेप्ट में तुम्हें मान लेते हैं अगर तुम लोअर स्पीड अगर निकालना अगर चाह रहे हो, समझे क्या? लोअर स्पीड और अपर स्पीड लिमिट एक्चुअल में आ क्या रही है, मान लेते हैं जैसे अगर तुम किसी रोड पर हो, ऐसा ये थीटा है, मान लेते हैं ये तुम्हारा कार है, ये उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? ये एम जी हो गया। अब इस पर अगर फ्रिक्शन भी अगर अवेलेबल है तो होगा क्या? जैसे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कब करेगा? अगर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर रेडियस पर अगर तुम गाड़ी अगर चला रहे हो, ये ऐसा एक पर्टिकुलर अपने पास है ना, एक पर्टिकुलर रेडियस है, मान लेते हैं ऐसा स्मॉल आर। ठीक है क्या? अच्छा, तो लेट्स से तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर रेडियस पर चलने के लिए, है ना, इसने जो मैक्सिमम स्पीड निकाली है उसमें मिनिमम स्पीड हाँ आर है ना उसमें। ठीक है, आर उसमें गिवन होना चाहिए भाई। ठीक है क्या? आर उसमें गिवन होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है क्या? तो एट दैट पर्टिकुलर रेडियस मेरे को एक बात बताओ, अगर स्पीड तुम्हारी लेट्स से अंडर रूट आर जी टेन थीटा है, तो क्या फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है या अलोन बैंकिंग अलोन इज सफिशिएंट? तब कहीं फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है, मतलब फिर तो फ्रिक्शन जीरो रहेगी तुम्हारे पास। ठीक है क्या? द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो। ठीक, क्यों ऐसा? क्योंकि कार हैज नो टेंडेंसी टू स्किड। अगर अंडर रूट आर जी टेन थीटा अगर तुम्हारे पास स्पीड अगर है, तो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल ओनली। ठीक, एन साइन थीटा उसमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, तो फ्रिक्शन की कहीं कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो इस स्पीड पर एक्चुअल में कार हैज नो टेंडेंसी टू स्किड। फिर मैं कहूँ ऐसा स्लिप, तो लोचा कहां पर होगा? अगर मान लेते हैं स्पीड इससे अगर बड़ी हो गई, देन देयर इज अ डिफिकल्टी। समझे? या फिर स्पीड अगर इससे कम हो गई, देन ऑल्सो देयर इज अ डिफिकल्टी। ठीक है क्या? तो पहला केस हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि इस स्पीड पर इसको रेटेड स्पीड भी कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज रेटेड स्पीड। समझे? रेटेड स्पीड इस सेंस में कि अगर इस स्पीड पे चलो तो नो टेंशन नो वरीज ऐसा। ठीक, अच्छा, क्या इस पॉइंट में किसी को कोई लोचा या लफड़ा है कि अगर इस स्पीड पे कार चलेगी तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे?
अपना सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी तो बोलो। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो बोले तुरंत। अच्छा, अब मेरा ये बोलना है, अगर लेट्स से स्पीड तुम्हारे पास रेटेड स्पीड से अगर बड़ी हो गई ना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से जो अपनी स्पीड है वो बड़ी हो गई, तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी लगेगी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एमजी है। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम? हाँ सर। हाँ, अब मेरे को बताओ, अगर मेरी जो करंट स्पीड है कार की, वो लेट से रेटेड स्पीड से अगर बड़ी है, तो मेरी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी कि नीचे जाने की होगी? सर ऊपर। तो फ्रिक्शन को कायदे से किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, नीचे? हाँ सर। ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, क्या कोई और फोर्स लग रही है क्या? सर रेडियस के अलॉन्ग एक फोर्स लगेगी ना, कौन सी? एन साइन थीटा। अबे वो सब कर लेंगे, ये एन एफ और एम जी, इसके अलावा, इन तीन फोर्सेस के अलावा और कुछ लग रहा है क्या? इसके अलावा कोई और फोर्स लग रही है क्या? नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो अपना रेडियस है कुछ ऐसा है, और इससे आसान इक्वेशन लिखना मतलब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है भी। ये थीटा हो जाएगा, नहीं क्या? क्यों? क्योंकि ये थीटा है, एम जी। और बोलो, फ्रिक्शन कैसी लग रही है? देखो ये फ्रिक्शन है, ऐसा, ठीक है क्या? तो ये वाला एंगल है थीटा। अच्छा, फटाफट इक्वेशंस बोलो। एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर है मेरे पास, एक्सेलरेशन इज अलोंग द सेंटर, कितना है? v स्क्वायर बाय आर, ठीक है क्या? तो अलोंग द रेडियस बोलो फटाक से। इक्वेशन कितनी बन रही देखो, n sin थीटा। एन साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अरे पापी इंसान, ये भी तो है, ये इसको नहीं जोड़ेगा साले, नेट फोर्स प्लस एफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा, ठीक है। नेट फोर्स कितनी बन रही है अलोंग द सेंटर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि लोचा है? हाँ सर, समझ गया। हाँ, ये जो मसाला है, अभी मैं ये बोल सकता हूँ ना, दिस इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है क्या? ठीक है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई अलग तरीके की फोर्स नहीं है ये, कोई अलग तरीके की फोर्स नहीं है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से जब तुम मास ऑफ द बॉडी को मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है। क्या कोई अलग टाइप की फोर्स है क्या? अलग टाइप की फोर्स नहीं है ये। इसको कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इसको ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ये मिलकर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें यहां तक कि किसी को अगर कोई परेशानी है तो बताओ। ध्यान से देखकर समझना भरा है, पीडीएफ आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक? ध्यान से देखकर समझना भरा है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे लिखोगे? अलोंग टेंजेंट कैसे लिखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में? F sin theta plus mg equal to n cos theta. एफ साइन थीटा, गुड, ठीक है क्या? एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल्स टू एन कॉस Cos थीटा, theta. ठीक है क्या? एफ साइन थीटा देखो उसने कैसे लिया, एफ साइन थीटा इसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग है,
तो mg के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, f साइन थीटा, और mg दोनों एक ही डायरेक्शन में, और ये किसको बैलेंस करके रखे होंगे, ऊपर के डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं, एन कॉस थीटा ने, जाहिर सी बात है दोनों फोर्सेस को एक्चुअली बैलेंस किया हुआ होगा। ठीक है क्या, बस। तो अभी वेरिएबल कितने हैं तुम्हारे पास, ये दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, एन और एफ, एन ऑफ एफ और वेरिएबल्स। सॉल्व कर लेते हैं धाए धाए। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, इससे क्या चीज आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू जब तुम सॉल्व कर लोगे, तब उसके बाद जब तुम लगाओगे ना कि भाई म्यू एम जी से बड़ा नहीं होना चाहिए करके, म्यू एन से बड़ा नहीं होना चाहिए फ्रिक्शन, है कि नहीं, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहले एन और एफ को सॉल्व करते हैं थाए से। किस प्रकार सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे, अबे दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके अगर ऐड कर दोगे, बहुत बढ़िया। तो उसमें तुम्हारे पास एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तुम एक काम है तो ऐसा करो, एन साइन थीटा को एक्चुअल में अगर, अबे स्क्वायर करके ऐड करने साले बहुत खतरनाक बनेगा वो उसमें साइन थीटा एन एफ बन जाएगा ना, प्रोडक्ट हो जाएगा ना उसमें, वो चीज ठीक नहीं जमेगी। तब क्या करोगे, तो सादा बेसिक मैं बोलता हूँ, एफ की वैल्यू दोनों तरफ से निकालो और इक्वेट कर दो उसको, या एन की वैल्यू दोनों तरफ से निकालो, इक्वेट कर दो सालों को। बेसिक स्क्वायर करके ऐड करने में क्या लोचा है, वो एन एफ साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाएगा एक्चुअल में, वो सब अपने को नहीं होना। एक काम तुम ये कर सकते हो, ऐसी अगर स्क्वायरिंग सर करोगे, इक्वेशन 1 में अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अबे नहीं बे, वो सब नहीं पगले वो सब नहीं लगाना अपने को, वो सब मत कर, वो गंदगी फैल जाएगी उससे सारा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से डिवाइड कर दो। नहीं नहीं, वैसी गंदगी नहीं, एकदम सादा बेसिक, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एकदम सादा बेसिक। एफ की वैल्यू इक्वेट करो या तो एन की वैल्यू इक्वेट करो, जो तुम्हें पसंद आए, क्या करना है बोलो। एफ की वैल्यू दोनों तरह से निकालो, इक्वेट कर दो साले को, तो एन बचेगा, बस एन की वैल्यू आ जाएगी फिर। अब एकदम सादा बेसिक, जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, एकदम सादा बेसिक। तो क्या करना है बोलो, जो बोलोगे वैसे करते हैं, और क्या। स्क्वायर वो करोगे तो बहुत गंदे हाथ जल जाएंगे, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हाथ जलेंगे और कुछ नहीं होगा। तो एफ की वैल्यू निकालते हुए दोनों से और इक्वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है क्या, एन की वैल्यू निकाल के भी इक्वेट कर सकते हो। एफ अगर सेकंड इक्वेशन से अगर मैं निकालूं, है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, एफ की वैल्यू एन कॉस थीटा सादा, है ना, माइनस एम जी बाय साइन थीटा, ये इतना आ रहा है। और फर्स्ट इक्वेशन से अगर एफ की वैल्यू अगर तुम निकालते हो, कितना आएगा, सादा काम कर रहे, कोई हाइफन टूज गिरी, ये सिंपल, कीप इट सिंपल। एफ की वैल्यू अगर निकालोगे क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एन साइन थीटा, ठीक है, बाय कॉस थीटा, है कि नहीं, सिंपल बेसिक काम। ऐसा इक्वेट मारो दोनों को, क्या आ रहा है देखो। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एन कॉस थीटा माइनस एम जी साइन एम जी टाइम्स कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एन साइन थीटा के बराबर होगा। क्या कहते हो, अच्छा मुझे एक्चुअल में कायदे से ना एफ की वैल्यू चाहिए थी, अच्छा एन की भी वैल्यू चाहिए वैसे, ठीक है कोई इशू नहीं। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है फिर, क्या कम घिनौनी चीज आ रही है ये, अगर सालों सर सिली एक मिस्टेक, साइन थीटा छूट गया सर। हाँ वही बोल रहा था मैं, सिली मिस्टेक अगर हो गई ना गलती से, लात खाओगे तुम। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा कहाँ है बे, क्या छूट गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। फर्स्ट सर ये एलएचएस में डिवाइड में एक साइन थीटा आएगा सर। फ्रॉम इक्वेशन 2 में एफ, ठीक तो किया है रे, सर नहीं, आखिरी में जो लिखे आखिरी, आपने। आखिरी में, अच्छा 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 अच्छा, तो साइन थीटा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, एक ही बार घुसेड़ देते हैं उसको, तुम समझ तो जाओगे ना। ये एम वी स्क्वायर हाँ बार सर। ऐसा साइन थीटा माइनस, ऐसा ऐसा कर देते हैं, चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई यस परेशानी आई सर। तो बताओ। अबे यार अलग ही अलग रखता हूँ मैं, कहीं फिर मुझे ऐसा लगता है कि साले तुम
घूम गया तो फिर कुछ देखने वाला अगर नहीं समझ पाया तो साला अलग अलग रखते हैं उसको। माइनस एन साइन थीटा टाइम्स इसको लिखो ऐसा साइन थीटा, ऐसा क्या बोलते हैं? अभी मारो एन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, है ना, एम वी स्क्वायर बार साइन थीटा माइनस एन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको और इसको लो आड़े हाथ, है ना, कितना जमेगा देखो ये एन बराबर एक ही बार आता एम बी स्क्वायर बार साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। कैलकुलेशन चेक करो, लफड़ा है क्या कहीं? सही है सर। ठीक है, अच्छा एफ की वैल्यू भी निकालनी है भाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ अपना। एफ की वैल्यू कौन कम तकलीफ देगा? ये कम तकलीफ देगा मेरे को तो लगता है। इस एन की वैल्यू को घुसेड़ो जरा उसमें, एन कॉस थीटा माइनस एम जी, एफ भी तो निकालना है अपने को। क्या है एन कॉस थीटा, है ना, एन कॉस थीटा माइनस एम जी अपॉन साइन थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एम जी अपॉन साइन थीटा। कितना आ रहा है बताओ भाई? एन कॉस थीटा माइनस एम जी, एन कॉस थीटा माइनस एम जी अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू आ रही है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम जी को ऐसा लिखा जा सकता है माइनस एम जी साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो? और एक साइन थीटा फिर कम कर दूंगा मैं नीचे से, डिवाइड जब होगा तब। क्या ये कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वे वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक करो ढंग से, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं घुस गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है ये बातें? अच्छा अब हाँ क्या कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर कुछ नहीं। तो अभी ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू निकली है, दिस फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, वो कितना रहता है तुम्हारे पास? म्यू टाइम्स एन। समझ गए? इतना रहता है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस टू सरफेस एक्चुअली वेरी करती है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर नहीं होगा, दैट इज ओनली वैलिड फॉर, है ना, दैट इज ओनली वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। कुछ लोगों की ये भी बड़ी बुरी बीमारी रहती है, नॉर्मल रिएक्शन जहां दिखता है साले mg बराबर लगा देते हैं उसको। ठीक है, वैसा नहीं करते। जैसे अगर सरफेस टू सरफेस सरफेस अगर मैं थोड़ी टिल्ट विल्ट कर दूंगा तो फिर नॉर्मल रिएक्शन अलग होगी ना फिर। ठीक है, ऐसा नहीं करना, है ना, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू mg ऑलवेज। ठीक है क्या, ध्यान रखोगे इस बात का, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो म्यू एन, है ना, वरना हमें निकालने की क्या जरूरत थी नॉर्मल रिएक्शन वगैरह, फिर तो अपन डायरेक्ट ही ऐसे ही कर देते। ठीक है, जैसे अपन वहाँ नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रोड पे कैसे लगाए थे धाए से mg के बराबर, तो अपन ने ऐसे ही नहीं लिख दिया था, अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बना के बनाया था। ठीक है क्या, ध्यान रखो। तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे ही तुम लिखोगे म्यू एन से कम होनी चाहिए, यानी क्या लिखना पड़ेगा अपने को, एम बी स्क्वायर बाय आर, है ना, कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक, हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है अपने पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, एम वी स्क्वायर बार साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, ऐसा। वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं, एम बी स्क्वायर बार कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम बी स्क्वायर बार साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, सब ओके परफेक्ट है। तो थोड़ा शुद्धिकरण कर लिया जाए, है कि नहीं, वी स्क्वायर वाली जो चीजें हैं उसको एक तरफ रख लेते हैं। ठीक, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा लिख लो इसको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स म्यू माइनस म्यू साइन थीटा
ऐसा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। तो इससे मैं ये पा रहा हूँ वी स्क्वायर हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एक नहीं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसमें ऊपर में आ जाएगा आर। ठीक, तो v हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू इसका अंडर रूट। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, हमने चीजों की शुरुआत कहां से की थी, गाड़ी की स्पीड अगर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से अगर बड़ी है तो फ्रिक्शन प्ले में आ गया, समझे, फ्रिक्शन सर प्ले में। अपन ने m तो हटा दिए थे ना सर दोनों तरफ से, कहां से, दोनों लेफ्ट साइड से और राइट साइड से m हटा दिए थे ना सर। m हटा देते हैं, सर m काट दिए थे ना दोनों साइड से, वो कॉमन निकाल के फिर सर आपने इसमें फिर से लिखे ना अंडर रूट में। m कहाँ काट दिया था अभी मैंने, m तो सर भाई सबसे नीचे। ये m मैंने हाँ काटा नहीं सर है, ये एक्चुअल में काट देना चाहिए ऐसा तू बोल सकता है, मैंने काटा एक भी बार नहीं है, काट देना चाहिए। ठीक है, सर काटे ना अपने लास्ट वाले में वीक के साथ m ने लिखे ना। नहीं ये ऐसा मैंने क्यों किया, लेकिन एक सेकंड, ये गलती से हुआ है मुझसे। ठीक है, क्या m लिखना चाहिए था मेरे को नीचे, m cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, गलती से हुआ है मुझसे। तो m अगर कट जाएगा तो उसके बाद ये चीज आ रही है फिर। ठीक है क्या, ठीक है अभी ठीक है। तो m एक्चुअल में इधर से हटा देता हूँ, फिर मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, म्यू जी cos थीटा प्लस जी साइन थीटा। ठीक है, एक बात ऐसा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अपने डिस्कशन का शुरुआत एक्चुअल में कहाँ से हुई थी, अपनी गाड़ी ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ स्किड करने के लिए बोल रही थी वो गाड़ी, मतलब स्किड करना चाह रही थी ऊपर की तरफ। तो अपन ने हाँ से बोला कि अरे कहाँ चली है कि नहीं, तो फ्रिक्शन नीचे लगाएंगे अपन। अच्छा, उसके बाद जब अपन ये सॉल्व वगैरह किया तो उसके बाद कंडीशन ये आ रही है कि v हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू ये वाला स्पीड कैसा होना चाहिए फिर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो गाड़ी की टॉप स्पीड है आप कहां तक ले सकते हो, फ्रिक्शन कहां तक आपको बचा पाएगा, v मैक्स है ना, वो कितना हो सकता है तुम्हारे पास, अब ये इसके बराबर हो सकता है, ये पूरा मसाले के बराबर, ये म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा है कि नहीं, टाइम्स आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसा। ठीक है बात, इसको पहले चेक करो अपनी किताब में से, अपन ने किया तो है, क्या ठीक आ रहा है क्या, अपर लिमिट है ये, मैक्सिमम वी मैक्स मतलब अपर लिमिट ऑफ स्पीड। ठीक, चेक करो इसको जरा, तुम्हारे जैसे किताब में एक्चुअल में टेन थीटा बना के दिया हुआ है, अपर लिमिट अगर तुम देखो कहाँ है अभी अपर लिमिट, हाँ ये दिख गया सर मेरे ये को, पेज नंबर 11 पे। हाँ हाँ दिख गया दिख गया। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, अगर तुम g अगर कॉमन निकाल लो, आर जी अंदर क्या बनेगा देखो, cos थीटा से डिवाइड अगर कर दूं तो म्यू tan थीटा है ना, सॉरी म्यू माइनस सॉरी प्लस जी tan थीटा। ठीक है, सर जी कॉमन निकाले ना सर बाहर। अच्छा, तो म्यू आर जी बाहर आ गया, तो म्यू आर जी एक्चुअल में बाहर, अच्छा ठीक है, म्यू होगा, ठीक तो है ना, म्यू प्लस tan थीटा ऐसा, नहीं सर बराबर ही लिखे थे आपने। म्यू आर जी cos थीटा से अगर तुम डिवाइड अगर कर देते हो तो क्या हो जाएगा, म्यू जी प्लस जी tan थीटा। हाँ, तो जी बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये नीचे क्या बचेगा फिर, वन माइनस म्यू tan थीटा, ऐसा। तुम्हारे बुक के आंसर से लेकिन मैच क्यों नहीं कर रहा है, अपर लिमिट कहाँ है, अपर लिमिट की स्पीड। सर मैच कर रहा ना सर। अच्छा सॉरी, मैं लोअर लिमिट वाली देख रहा था, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है, वन माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है ये। तो इस स्पीड के मायने क्या है,
कैसे रट्टा मार लेंगे, कोई जरूरत नहीं है रटने की, है ना। ध्यान से सुनो, इस चीज के मायने क्या है। मैंने जैसे पहले तुम्हें कहा था कि जब कभी तुम बैंक रोड पर रहोगे तब उसमें तुम स्पीड वेरी नहीं कर सकते। अब लेकिन कर सकते हो। अभी फ्रिक्शन कैसा कुछ हद तक तुमको बचा लेगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब क्या है, जैसे अगर तुम मानते हैं 30 मीटर पर सेकंड तक अगर घूम रहे हो बैंक रोड पर, तो उसमें जैसे अगर मानते हैं स्पीड अगर तुम और बढ़ाओगे तो कहां तक बढ़ाकर लेकर जा सकते हो, ये वी मैक्स तक बढ़ाकर लेकर जा सकते हो। ठीक, अपर लिमिट ऑफ स्पीड फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस आर। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस आर। ठीक, क्लियर है। तो फॉर रेडियस आर, फॉर रेडियस आर अपर लिमिट तो इतनी आ गई, अब लोअर लिमिट भी होगी कुछ स्पीड की, है कि नहीं। तो वो लोअर लिमिट भी निकालते हैं धाए से, जल्दी जल्दी करते हैं कैलकुलेशंस, तुम उसमें देखना बस कहीं सिली मिस्टेक ना हो रही हो। क्या यहाँ तक ये मामला क्लियर है क्या, ये जो स्पीड आई है दिस इज द अपर लिमिट, क्या यहाँ तक कोई मामले में कोई लोचा है तो बताओ। अरे मूर्खों बोलो, कुछ दिक्कत है क्या तुमको। अगर स्पीड अभी अपनी रेटेड स्पीड से अगर बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बचाने में आ जाएगा ना, अभी स्किड नहीं होने देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। हाँ सर। ठीक है, जो वी मैक्स आया है किसके लिए आया है ये, कि भाई फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक सपोर्ट अपन करके देते, तो वो सपोर्ट करके दे रहा है, उसी हिसाब से उसने बोला कि भाई इतनी मैक्सिमम स्पीड तक मैं सपोर्ट कर लूंगा। स्पीड अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि घटेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो फ्रिक्शन अप टू अ सर्टेन लिमिट ही वी मैक्स को सपोर्ट कर पाएगा। क्या मेरी बातें बाउंस तो नहीं जा रही किसी के दिमाग के ऊपर से एकदम निकल रहा है। स्पीड अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम सरफेस से ज्यादा दहेज की डिमांड कर रहे हो, समझे क्या। तो उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी ना, चाहे करोड़पति अरबपति कुछ भी हो। फिर तो क्या होगा, वो बोलेगा नहीं 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 अब बहुत हो गया, है कि नहीं। और अब तो सिचुएशन उल्टी है, बता दे रहा हूं मैं, समझे क्या। अब तो लड़के वालों को देना पड़ता है, समझे। अभी देना पड़ता है, उल्टा है अब तो। तो जितना भी मैं दहेज दहेज बोल रहा हूँ एक्चुअल में वो लड़के वालों के लिए ही बोल रहा हूँ, एक तरह से तुम ऐसा समझ लो। तुम 5 साल बस वेट करो, है ना। 6-8 साल अभी तो तुमको, खैर 6-8 साल तो तुमको अभी, कम से कम 10 साल तो है कम से कम मिनिमम। 10 साल है क्या बे, नहीं 10 साल कहाँ है यार, आ गया तुम्हारा टाइम भी आ ही गया, समझे क्या। अनलेस अनटिल कुछ एक्सेप्शनल ना कर डालो तुम, ठीक है क्या। तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा 6-7 साल, 5-6 साल और क्या, ठीक है क्या। तो उसमें रेडी रहो, अपने पापा और मम्मा को बोलकर रखो पहले ही, लड़के वाले जितने भी हो सबको पता तो है ना कौन कौन लड़का है करके, कि उसमें भी डाउट हो रहा है बे, हैं। हाँ, तो लड़के वाले जितने भी साइड के हो अपने घर वालों को पहले बता कर रखो, अभी हवा उल्टी है अब, समझे। तो खैर, तो इसमें जैसे ही तुम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तुम एक्चुअल में ज्यादा दहेज की डिमांड कर रहे हो। लड़की वाले बोलेंगे कि भाई, है ना, फलाना फलाना ऐसा वैसा। तो तुम रेडी रहो फिर, 1 मिनट। हाँ, तो उसमें जैसी सरफेस से ज्यादा फ्रिक्शन की डिमांड होगी, फ्रिक्शन अपने हाथ खड़े कर देगा एक सर्टेन स्पीड पर, समझ गए। तो उतनी स्पीड अलाउड होगी। हम ये क्यों कहते हैं कि उतनी स्पीड अलाउड होगी, क्योंकि उतनी वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू तुम निकालोगे तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन उतनी ही ऑफर की जा सकती है एक सर्टेन सरफेस से। और जो म्यू का जो फैक्टर है ना, म्यू जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, तो वो एक्चुअल में डिटरमिन करता है कि एक सरफेस कितना ऑफर कर सकती है, मैक्सिमम दहेज तुम कितना ऑफर कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके ऊपर नहीं हो सकता, अबे प्रॉपर्टी नहीं है अब लड़के वालों के पास, तो कैसे दहेज देंगे बताओ फिर, है कि नहीं। उनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी ना मैक्सिमम लिमिट की, भाई पूरा घर बार बेचकर और मैक्सिमम लोन वगैरह उठाकर इतना माई बाप मिल रहा है अपने को, ठीक है क्या। तो फिर जब लड़की वाले खुश होंगे तो फिर डील आगे बढ़ेगी फिर, है? तो इसमें म्यू की वजह से फ्रिक्शन की अपर लिमिट पर एक कैप लगा हुआ है, उसके ऊपर नहीं जा सकती फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक। तो उसके ऊपर अगर फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं जा सकती तो वी मैक्स कहां से उसके ऊपर जाएगा,
है ना। तो स्पीड पर भी एक अपर लिमिट एक लग जाएगी, एक अपर कैप लग जाएगा। ठीक, तो वही अपर कैप अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि अपना फ्रिक्शन अपने को कहाँ तक के अलाउ करता है। जैसे अगर अपन कोई सामान लेते हैं फाइनेंस पर, तो उसमें कुछ रहता है ना, कुछ कि इतना भाई आपको इतना लोन मिल सकता है। एक इंसान अपनी सैलरी देखता है, उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि इतना ईएमआई भर पाऊंगा। अब मैं बोलूंगा कि 1 करोड़ की कार ले लूं, तो कहाँ से हो पाएगा, ईएमआई थोड़ी दे पाऊंगा मैं, नहीं दे पाऊंगा। उसकी 1 लाख की ईएमआई आएगी है, उससे भी थोड़ी ज्यादा आएगी बल्कि। 1 लाख की ईएमआई तो तब आती है जब उसको 20 साल के लिए इंटरेस्ट, 20-25 साल के लिए इंटरेस्ट दो, तब आएगा वो 1 लाख का। वो तो अभी 5-7 साल में मांगेंगे तो बाप रे, वो तो 10-10 लाख के हिसाब से मांगेगा वो मेरे से, है ना। तो 10 लाख से तो कम ही आएगा, लेकिन बहुत भीषण हो जाएगा वो। लगभग 10 लाख के आसपास समझ के चलो, वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी तो लगाएगा, वो 10 लाख के आसपास आएगा। तो कैसे कैसे भर पाऊंगा मैं, अभी तो भर ही नहीं सकता। तो कुछ है ना कि भाई जो डिटरमिन कर रहा है कि अपर लिमिट क्या है करके भर पाने के लिए। तो ऐसे ही फ्रिक्शन का भी है, फ्रिक्शन का अपर लिमिट कौन डिसाइड करता है, वो म्यू डिसाइड कर लेता है, म्यू एन, नॉट म्यू एम जी। ठीक। अच्छा, तो ये सब हो जाने के बाद मैक्सिमम स्पीड अपन ने निकाल ली कि रेटेड स्पीड से और ऊपर अपन कितना जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर रेडियस पर अगर अपन चल रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी रेटेड स्पीड पर ही चल रहे हैं। उससे ऊपर अगर और स्पीड अपने को लेनी है, तो ऊपर और कितना जा सकते हो, वो इतना जा सकते हो। ठीक, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये बात देख रहे हो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार, ध्यान रखना इस बात को। एंगल पर, रेडियस पर और म्यू पर ये चीज डिपेंडेंट है, मतलब क्वालिटी ऑफ सरफेस जिस रेडियस पे तुम हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली। ठीक है, रटने वटने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लेते हैं मेरे को स्पीड अप गिरानी है, तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखो, लेट्स से अगर मैं लोअर लिमिट पर अगर काम करूंगा, ठीक है क्या, तो किस प्रकार करूंगा, थोड़ा बीच में डायग्राम बना लेता हूँ। अब मान लेते हैं जो कार अभी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक, एक पर्टिकुलर रेडियस पर, तो क्या होगा, उसकी एक सर्टेन स्पीड होगी एट आर रेडियस, है ना, एट रेडियस की वैल्यू बराबर आर, स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 0। पर अगर मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, तब क्या होगा तुम्हारे पास, स्पीड अगर तुमने गिरा दी, मानते हैं स्पीड तुम डिक्रीज कर रहे हो, है ना, एंड स्पीड ऑफ द कार बिकम्स लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, तब क्या होगा बोलो। अरे क्या होगा मूर्खों, कार नीचे जाने की कोशिश करेगी ना, रेडियस कम होने की कोशिश करेगा, तो कार विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, है ना। आर की वैल्यू फिर नीचे जाने की कोशिश होगी, है ना, आर की वैल्यू घटेगा, तो कार विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन। समझ गए क्या, नीचे की तरफ स्लाइड करने की उसकी कोशिश होगी। तो नीचे की तरफ अगर स्लाइड करने की उसकी कोशिश होगी, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा बोलो। अबे सो तो नहीं गए हो, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की ऊपर, ऊपर। ऊपर। चलो, तो ऊपर लगाएं ऐसा। अभी नॉर्मल रिएक्शन इधर ठोको, mg इधर लगा दो, ये ऐसा, समझ गए क्या। फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अलोंग द सरफेस लगती है, ठीक है क्या, ऐसा। एंगल्स बना लो दाएं दाएं, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। इक्वेशंस लिखो पट पट। ये काम तो यार तुम खुद भी कर सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो खुद भी कर लो ना, इसमें मेरी क्या जरूरत है, इतना झंडू सा आसान काम है ये। यहाँ देखो क्या लिखोगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। तो बोलो अभी अलोंग द रेडियस कैसे लिखेंगे इक्वेशन, अलोंग द रेडियस, कौन बताएगा इस बार, अलोंग द रेडियस इक्वेशन बोलो। अलोंग द रेडियस कितना रहता है तुम्हारा एक्सेलरेशन, इस तरफ रहता है सेंटर की तरफ, है ना, v स्क्वायर बाय आर, ये रहता है ना सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। बोलो कौन बोल रहा है, अरे सर n cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू f cos थीटा। क्या मतलब मूर्खता की हद है बे,
नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। नेट फोर्स तो बोल पहले पगले, mv स्क्वायर बार कहाँ पे ला रहा है पहले ही है? अबे इस तरफ कितनी फोर्स बन रही तेरे पास अलोंग द सेंटर, एन n sin थीटा एन साइन थीटा। पीछे की तरफ इधर कितनी फोर्स बन रही है, ये वाली। f cos थीटा हाँ तो नेट फोर्स कितनी बनेगी, इतनी टुवर्ड्स द सेंटर। mv स्क्वायर बाय r। हाँ इसको क्या लिखेंगे अपन, ऐसा। समझ गए क्या, ये हो गया 1। ठीक, अब बोल वर्टिकल डायरेक्शन बोल, वर्टिकल डायरेक्शन बोल जल्दी से, ये वर्टिकल डायरेक्शन। सर n sin थीटा एन साइन नहीं थीटा। n cos थीटा हाँ प्लस f sin थीटा हाँ इक्वल्स टू mg। ये कुछ नहीं है, ये इतना आसान काम है, इसको कोई मतलब कोई भी कर सकता है। फिर मेरी जरूरत क्या थी, अगर तुम अपनी किताब खोल के देखोगे ना तो साला मतलब वो एनालिसिस वाला जो पार्ट है ना एक्चुअल में मेरा जो 2-2 मिनट का होता है कि भाई अब ये वाली चीज अब इससे बढ़ेगी इससे घटेगी इससे ये ऐसा, तो उसके लिए एक्चुअल में मैं हूँ। इक्वेशंस तो देखो तुम्हें किताब से भी मिल जाती, और अगर पढ़ने की कोशिश करते हो तो शायद 50-50 चांस है समझ में भी आ जाता। ठीक है, पर एनालिसिस वाले काम के लिए एक्चुअल में मैं हूँ कि इसमें थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के देखने पर ये कैसा होगा वो कैसा होगा, अच्छा अभी क्या चल रहा है ऐसा। इस सारे कामों के लिए एक्चुअल में मैं हूँ, समझ गए। और अगर ये डिस्कशन अगर तुम कर लेते हो तो यकीन मानो सवाल तुमसे सारे के सारे बन जाते हैं, क्योंकि एक दो इंसान ऐसे यहाँ पर हैं जो कि बना रहे हैं पूरा बराबर, और वो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल मेरी लैंग्वेज है, सेम टू सेम। ऐसा देखकर नहीं लगता कि वो कुछ दूसरा सीखा हुआ काम है, ऐसा नहीं है। सेम टू सेम लैंग्वेज वही है। इसका मतलब जो बातें यहाँ पर होती है वो काम की बातें हैं, उसके बेसिस पर सवाल बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो उसके बाद अब देखो एन और एफ मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व फॉर एन एंड एफ। ठीक है क्या, किस प्रकार सॉल्व करोगे, कोई स्क्वायरिंग वगैरह मत करो, सिंपल वही पुराना फंडा जो लास्ट टाइम लिया था, एफ की वैल्यू दोनों से निकालते हैं। कैलकुलेशंस में कर रहा हूँ, थोड़ा आंखें खुली रखना। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, एन साइन थीटा, पहली इक्वेशन में से एन साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, ये हो गया अपॉन कॉस थीटा, ये हो गई पहली इक्वेशन से एफ की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस एन कॉस थीटा, है ना, अपॉन ये साइन थीटा, ऐसा। ठीक है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो दाएं से, कितना हो जाएगा, एन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा इक्वल्स एम जी कॉस थीटा माइनस एन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये तो दोनों हटा लो पहले, एन और ये इधर से एन। ठीक है क्या, कितना हो जाता है, एन की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है बात, ये चीज आ जाती है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, अभी एफ की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो इस एन की वैल्यू को जैसे ही तुम एफ की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे, कहीं भी कर लो, है ना, 1 में पुटअप कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ एन इन 1, कितना आ जाएगा देखो अपने पास, कितना आ रहा है, एफ की वैल्यू आ जाएगी एन साइन थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, एन साइन थीटा लिख लेते हैं भाई पूरा, माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, और ये कितना है कॉस थीटा, ऐसा। ये हो रहा है अपने पास एफ। इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी हो जाती, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन साइन थीटा मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, और इसमें डिवीजन किसका अपन करेंगे, कॉस थीटा का, ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितनी फूटेगी देखो, अरे यार गंदी वैल्यू आ रही है, तो कहीं कचरा तो नहीं हो गया बे, एन साइन थीटा। ठीक है क्या, जो आ रहा है उसको लिख देते पहले, तो कैसा गंदी वैल्यू आ रही है, तो है
यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं कचरा तो नहीं हो गया बे? और माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर भी रहेगा ना। हाँ, जब बात सालो बता रहा हूँ मैं, नींद से एकदम जागे रहो। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मेरी हो गई, बहुत पनौती फैल जाएगी, बता रहा हूँ फिर। हैं? मैं रिलैक्स रह के बस आराम से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तुम्हारे ऊपर है, सारी कैलकुलेशंस बता रहा हूँ मैं। माइनस एम वी स्क्वायर बाय, कहाँ गया बे वो? माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, जब बात। अब ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा बोलो? एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हारे लिए एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था। ये लो, और ऐसा बाय कॉस थीटा। तो जैसे कॉस थीटा हटाओगे यहाँ से, कितना हो जाएगा? माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ऐसा। ये आ जाती है तुम्हारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू, समझ गए? ये आ रहा फ्रिक्शन, है ना, और ये आ रहा नॉर्मल। ठीक, ये आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है क्या? दोनों चीजें आ चुकी है। अब खटाक से क्या करो, लगाओ इसमें कंडीशन, दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स, है कि नहीं, विच इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एन। तो जैसे ही तुम कंडीशन लगाओगे, क्या हो जाएगा बोलो? एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू कितना? म्यू एन लगाओ पट से, म्यू एन। इससे आसान काम नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। एन की वैल्यू बोलो, एम बी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ऐसा, ठीक है। हाँ, तो अब देख लेते हैं क्या करना है। वी स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ उठा के पटको, दाएं दाएं। तो म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, है ना, हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। देखो, कहीं कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एम को हटा देते हैं, ठीक है। कैसा आ रहा है बोलो? वी स्क्वायर, है ना, बाय आर कॉमन रखो, अंदर बचता है म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जी को बाहर रखते हैं अपन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इसका मतलब, सर cos थीटा के साथ एक म्यू भी आएगा सर हाँ ठीक आरएचएस बोल, में। ठीक बोल रहा है, नाइस। इसी तरह से पकड़, समझे क्या? बढ़िया, ऐसा। तो v की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वही वही लिख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये चीज, और एक आर भी लगा दो, ऐसा अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है क्या? अब इसमें अगर कचरा हो गया सर है तो फिर से म्यू बोलते हैं। फिर से म्यू भूल गया हूँ। अबे सालो, जानबूझ के छोड़ता हूँ बे, मैं देखता हूँ कि उसमें कौन जाग पर रहा में है। सर हाँ, मैं वो जानबूझ के ही छोड़ रहा था, रुक जा इस बार देखने दे। दो बार बेइज्जती ना हो जाए कहीं। हाँ चलो जी, अभी म्यू ऊपर में, मैं चेक करता हूँ एक्चुअली कौन जागा है कौन सो रहा है, समझे क्या? ये हो गया, ठीक है क्या? ऐसा। तो अभी देखो इससे, अभी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं वो tan थीटा के टर्म्स में, क्योंकि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। इसको ऐसा कर लो, v is to be greater than or equal to आर जी 1 माइनस म्यू tan थीटा अपॉन म्यू सर tan। tan थीटा माइनस म्यू सर होगा। tan थीटा माइनस में। इसका मतलब मेरे को नींद आ रही है, समझे क्या? माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1, है ना, मैं अपनी लिमिट तक आ गया हूँ इसका मतलब। ठीक है क्या? समझ जाओ अब। तो मैं तो सोचा था आज 11 बजे तक जाऊंगा यार, तो 9 बजे ही साला सीमा मेरी टूट गई है। तो ये आ रहा है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे पास v min है, कितना हो सकता है? अंडर रूट ऑफ ये आर जी, कितना, tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू tan थीटा
प्लस 1। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है क्या? ध्यान में रखना, अगर स्पीड अगर डिक्रीज करेगी तो भी फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा लगेगी। समझ गए क्या? ध्यान रखोगे, अगर स्पीड की वैल्यू अगर डिक्रीज अगर करती जाएगी तो भी एक्चुअल में तुम्हारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू तब ज्यादा लगेगी कम लगेगी? सोचो यार, अपने पास वीमेन, हाँ सर कम फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन अभी किस तरह से, ये कंस्ट्रेंट किस वजह से आया होगा तुम्हें क्या लगता है? भाई कम स्पीड तो जितनी अपन करते जाए उतना अच्छा है अपने लिए, उतना अच्छा है, और है कि नहीं? तो फिर अभी दिक्कत सर कैसी? स्पीड जितनी कम होगी फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा। हाँ, स्पीड एक्चुअल में अगर इंक्रीज होगी तो भी फ्रिक्शन की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और अगर मान लेते स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में बढ़ेगी। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस सर। फ्रिक्शन अगर मान लेते हैं स्पीड अगर कम होना अगर शुरू हो गई ना, स्पीड अगर कम होना शुरू हो गई तो भी तुम्हारी फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तुम ऑब्वियस कॉमन सेंस ये लगा के सोचो कि अगर रेटेड स्पीड पे अगर चल रहे हो फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर स्पीड अगर कम हुई तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, स्पीड अगर ज्यादा कम हुई तो ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। किसके अगेंस्ट? वो mg वाले कंपोनेंट के अगेंस्ट। समझ गए? अगर स्पीड अगर तुम बढ़ाओगे तब क्या होगा? स्पीड अगर तुम बढ़ाओगे तब क्या होगा? फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। वो जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, उसके अगेंस्ट एक्चुअल में तुमको फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए रहेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा। और जब तुम स्पीड गिराओगे तब एक्चुअल में तुम्हें जो नीचे वाली जो फोर्स है ना mg, उसके अगेंस्ट एक्चुअल में फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए रहेगी। समझ रहे हो बात? इक्वेशंस के जरिए अगर मैं तुमको इस चीज को अगर दिखा पाता तो बड़ा अच्छे से बताता मैं। देखो, स्पीड अगर तुम यहां पर देखो, जो इक्वेशंस आ रही हैं उसको देखो, बड़े ध्यान से देखो। जैसे स्पीड अगर तुम गिराओगे तब क्या होगा? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? स्पीड अगर गिराओगे तो क्या होगा? यहां देखो, इस चीज को देखो ध्यान से। 2 मिनट का एनालिसिस है, उसके बाद इसी यही सब के लिए मेरी यूटिलिटी है एक्चुअल में, और फिर मेरा कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो स्पीड अगर तुम गिराओगे तो क्या होगा? जैसे 7-5 है, अब अगर मान लेते तुमने 7-1 कर दिया तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो रही? बढ़ रही, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है? अबे गधेड़ा, समझ रहे हो क्या? पहले मान लेते हैं 7-5 था, सर 7-5 था पहले मान लेते हैं। स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा? स्पीड घटाओगे तो क्या होगा? mv² cos थीटा। cos थीटा तो चेंज हो नहीं रहा है, रेडियस भी चेंज हो नहीं रहा है, ये सब कुछ एक समान रेडियस के लिए तो कर रहे हैं अपन, ताकि रेटेड स्पीड पे ही अपन चले, मतलब मेंटेन रह सके उसी जो रेडियस है उसी पर मेंटेन रह सके। तो r कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। स्पीड अगर तुम गिराओगे तब क्या होगा? 7-5 था, अब क्या हो जाएगा? 7-1, ऐसा कुछ। स्पीड गिरा दिए, mv² cos थीटा घट जाएगा, तो 7-1 हो गया। अभी ओवरऑल क्वांटिटी देख रहे हो क्या कितनी ज्यादा बढ़ गई? पहले देखो ये चीज कितनी थी, 2, फ्रिक्शन इतना रिक्वायर्ड था, बाद में देखो फ्रिक्शन अब कितना रिक्वायर्ड है, 6। तुम देख रहे हो खतरा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझ गया। समझ रहे ना? खतरा कब है? फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए तब खतरा है, कि फ्रिक्शन कम चाहिए तब खतरा है?
ज्यादा चाहिए जब। हाँ अबे दहेज कोई ज्यादा जब तुमसे मांगेगा मोनू बाबू तब खतरा है, कि दहेज कोई कम मांग रहा है तब खतरा है। दहेज अगर तू तुझसे ज्यादा मांगेगा तब खतरा है ना बे। तो ऐसी लालची लड़कियों के साथ भी नहीं फंसने का, समझे क्या? देखो वो तो होके ही रहेगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ। दहेज वाला जो है हिसाब चेंज तो होगा। और ऐसा तो होता नहीं कि भाई बिना लेन देन के बात हो जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है, वो भी बहुत ही रेयर है। ठीक। तो अब बहुत सारे लोग तो इसी आस में रहते हैं कि भाई एक मतलब वैसे ही सेट करें कि भाई जिंदगी भर कभी कमाना खाना ही ना पड़े, समझे क्या? वो लोग तो इसी उम्मीद में भी रहते हैं। ठीक। तो अच्छा, तो उसमें ज्यादा दहेज यानी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यहाँ तुम देख सकते हो इस इक्वेशन के जरिए, अगर स्पीड अगर गिराओगे तो क्या होगा? खतरा सामने है, समझे क्या? खतरा सामने है। ऊपर देखो, ऊपर वाले केस में जो अभी अभी एनालाइज करके आए हैं, नोट्स गंदा नहीं करते, क्या पता इसको कोई खोलकर एक बार तो देखेगा कभी ना कभी, तो भी क्लीन रहना चाहिए। अबे मिट क्यों नहीं रहा है? एक मिनट। अरे साला परमानेंट हो गया क्या? इसको हटा देता हूँ इससे। ठीक है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, ऊपर देखो, जब अपन मैक्स स्पीड के लिए अपर लिमिट के लिए जब वर्कआउट कर रहे थे, तब देखो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू आ रही थी। देखो देख रहे हो क्या फ्रिक्शन की क्या वैल्यू आ रही थी? क्या तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है? यहाँ देखो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है, देखो जरा ध्यान से। ते स्पीड अगर बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगी। मतलब 8 - 5 या 10 - 5, कौन सी बड़ी वैल्यू आ रही है बे? नीचे वाली बड़ी वैल्यू है ना। क्या बोल रहा हूँ समझ गए क्या? स्पीड बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा ना, देख रहे हो mv² पहले है ना, ये नहीं समझ रहा? अबे समझ रहा सर नहीं समझ गया। हाँ ठीक है। तो स्पीड समझ अगर गया सर। हाँ स्पीड अगर बढ़ाओगे तो इधर देख रहे हो ना, ये खतरा पैदा करेगा, ये वाली चीज। ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसे भी ये तो जान दो इसको, जी भी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। तो ये खतरा पैदा करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, समझेगा? तो यहाँ पर स्पीड के बढ़ने से खतरा है, और नीचे वाले केस में स्पीड के घटने से खतरा है। दोनों में फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है ना, ज्यादा ज्यादा आ रही है। जैसे नीचे वाले केस में स्पीड घटेगी तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, ऊपर वाले केस में है ना, जब अपर लिमिट के लिए अपन वर्कआउट कर रहे हैं, जब रेटेड स्पीड से बड़ी स्पीड अपन गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसमें दोनों में बड़ी बड़ी फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड आ रही है। ठीक, ये वाले एनालिसिस के लिए एक्चुअल में मैं बैठा हूँ, समझे क्या? ये एनालिसिस एक स्टूडेंट नहीं कर पाता है, ठीक है क्या? तो उससे उसकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं हो पाती जो इस एनालिसिस के बाद हो जाती है। ठीक, तो उसका कॉन्फिडेंस फिर अच्छा रहता है। तो अब देखो, मैंने एक अपर लिमिट वर्कआउट कर ली है स्पीड की, है ना, और एक लोअर लिमिट वर्कआउट कर लिया मैंने स्पीड की। तो इफ यू आर ट्रैवलिंग एट आरजी टेन थीटा, इतनी स्पीड पर अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, आर रेडियस के लिए बात चल रही है ऑब्वियसली, है ना, तो आरजी टेन थीटा पे अगर तुम ट्रैवल अगर कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तुम उससे और कितना नीचे जा सकते हो? मतलब जो तुम्हारी स्पीड रहेगी वो कितनी और नीचे कितनी जा सकती है? लोअर लिमिट कितनी आ गई? आर जी टेन थीटा माइनस म्यू, ठीक है, अपॉन म्यू टेन थीटा +1। और अपर लिमिट कितनी आ जा रही है? अपर लिमिट कितनी आ जाएगी देखो। इसमें एक मजेदार बात मैं तुमको बताऊंगा, तुम रो दोगे उसमें। कितना होगा देखो, हाँ, म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक लिखा है मैंने अपर स्पीड। हाँ सर। अब इसमें देखो एक मजेदार बात मैं बताता हूँ तुमको। लोअर स्पीड का ठीक आई है क्या? पहले चेक करो किताब में से, टेन थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है क्या? हाँ, इसमें एक मजेदार बात बताता हूँ मैं तुमको। पूरी जो अपनी ने इक्वेशंस लिखी है उसमें क्या किया, बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही तो चेंज करी है। तो ये समझ पा रहे हो क्या? ये यहाँ से यहाँ अगर तुमको पहुंचना है तो क्या करो, म्यू को माइनस म्यू से इंटरचेंज कर दो, या फिर यहाँ से यहाँ अगर तुमको पहुंचना है तो क्या करो, सिंपली म्यू को माइनस म्यू से इंटरचेंज कर दो, ऐसा। क्योंकि एक ही केस सॉल्व करने की तो जरूरत है। ये मैं पहली बार में भी कर सकता था, किया नहीं, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि भाई सॉल्व करके भी मेरे को आता है बनाना, ऐसी कोई बात नहीं है।
और वो तुम भी खैर बना सकते थे, वो खाली रूटीन वर्क है, वो पेन घसाई तो है, और क्या बोलूं अब मैं। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही क्या तुम्हारे? एल्जेब्रिकली तुम क्या कर रहे हो? जैसे ये अगर किसी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है, ये चीज अगर किसी को आती है, मान लेते हैं ऐसा, है ना? ऐसा अगर किसी ने लिखा, ठीक है क्या? या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर किसी को आता है, तो इससे क्या तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्रिएट नहीं कर सकते क्या? कैसे क्रिएट कर लोगे? बी से माइनस बी को इंटरचेंज कर दो, आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है कि नहीं? कितना हो जाएगा बोलो? ए माइनस बी, बी स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ माइनस ए बी पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है क्या? और इधर भी ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ सर। क्या समझ में आ रहा है कि म्यू को माइनस म्यू से इंटरचेंज करके कैसे लाया जा रहा है आंसर? क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है बस, तो कायदे से तो और तो कुछ कर नहीं रहे हो तुम, वही सेम इक्वेशन ही तो सॉल्व कर रहे हो, एन और एम जी तो वैसी का वैसी ही है, ठीक है क्या? ऐसा एग्जाम में मत करके आ जाइयो, ठीक? कि म्यू से माइनस म्यू और ये सब देख के तो वो सीट से गिर जाएंगे अपने, कि ये क्या कर रहा है करके। तो अब जिसमें थोड़ी बहुत कॉमन सेंस की बुद्धि होती है, अब ये तुमको किसी किताब में लिख के नहीं देंगे कि म्यू से माइनस म्यू इंटरचेंज कर दो। और अगर तुम अंधे नहीं हो, तो क्या तुम्हें ये दोनों एक्सप्रेशन एकदम समान नहीं दिखाई दे रहे? कोई भी देख के इसको थोड़ा तो देखता है ना एनालिसिस, कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है करके, और इसको किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। थोड़ा भी अगर देखेगा, और तुम अगर अंधे नहीं हो और भगवान ने थोड़ी बहुत भी बुद्धि दी है, तो ये एक इंसान को खुद से वर्कआउट कर लेना चाहिए, समझेगा? इतना कुछ थोड़ा बहुत, तो उसमें फिर तुम देखते हो कि भाई अच्छा ये चीज अच्छा कैसे आई होगी, अच्छा अच्छा ओके इस तरह से ऐसा किया होगा करके, हाँ ठीक है। तो म्यू को माइनस म्यू से अगर तुम सही में इंटरचेंज करो, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। और करना क्या तुमको, और यही तो करना था, ठीक है क्या? तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है ना, उसी का एनालिसिस बस तो चेंज करना है, और क्या करना है। तो खैर एल्जेब्रिकली सॉल्व करने से ये चीज मेरे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई है, ठीक है क्या? अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे पास आ गई है। अब इसमें याद कैसे रखोगे उसको? थोड़ा सा ये चीज अगर याद रख लो तो अच्छा रहेगा। उसको याद देखो इस प्रकार से कर लेना, रट्टा इस तरह से मारना पड़ेगा एक्चुअल में तुम्हें, एक ही स्पीड को रटना है। तो वी मिन एक्चुअल में मैं रट लेता हूँ, देखो ये स्पीड पर तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा इज द रेटेड स्पीड, ये तो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है क्या? ये तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अब इससे कम स्पीड अगर तुमको चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ आर जी तो तुम रखो ही रखो, है ना? और क्या है भाई फैक्टर? tan थीटा माइनस म्यू, अरे यार ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखो tan थीटा माइनस म्यू, तो न्यूमरेटर तो देखो और कम हो गया है, ठीक है क्या? डिनोमिनेटर इस सालों ने क्या किया फिर? 1 प्लस म्यू tan थीटा, यार ये रटना ही पड़ेगा, और कुछ हो नहीं सकता यार। 1 प्लस म्यू tan थीटा, किसी के दिमाग में कोई अच्छा तरीका आ रहा है क्या इसको रटने का? इसको रटना पड़ेगा एक्चुअल में तुम्हें, रिमेम्बर दिस, ठीक है क्या? हाँ एक बार अगर तुमने ये याद कर लिया, तो अपर लिमिट तो अपने आप लिख सकते हो, राइट? वी मैक्स यूजिंग वी मिन, ठीक है क्या? म्यू से माइनस म्यू को रिप्लेस कर देना, वो तो हो जाएगा। अंडर रूट आर जी टेन थीटा भी एक इंसान याद ही रखता है, ठीक? अब ये वाली जो चीज है, ये अब तुम कैसे याद रखोगे, अब तुम्हारे ऊपर है। टेन थीटा माइनस म्यू मैं तो देखो कल भूल जाऊंगा, अभी भूल जाऊंगा 1 घंटे के बाद, पर मेरे को एग्जाम भी थोड़ी लिखना है। सर हाँ बोल। सर म्यू म्यू को tan अल्फा रख देते और वहां पे tan थीटा माइनस अल्फा डाल देते होगे। नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और तुम ये बात जान के तुम्हें हैरानी होगी कि वो जो अल्फा है एक्चुअल में वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, समझे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ रिपोज, समझे? टैन लैम्डा बोलते हैं उसको। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ब्लॉक, यहाँ देखो ध्यान से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, एंगल ऑफ रिपोज भी इसको बोलते हैं, ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, जैसे अगर एक ब्लॉक रखा है तुम्हारे पास, तो कितना ऐसा
थीटा कितना मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, है ना, सच दैट जो ब्लॉक है वो जस्ट अब स्लाइड करने लगेगा। जैसे कॉमन सेंस से तुम खुद सोचो, तुम थीटा बढ़ाते जाओगे ऐसा, या पास नहीं आ रहा, पास नहीं आ रहा, नहीं, जैसे ऐसा समझो कि लड्डू रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, पास नहीं आ रहा मेरे, अपने आप कैसे आएगा कूद के तुम्हारे पास? तो मानते तुमने सरफेस को ऐसा ऊपर की तरफ करना शुरू किया, समझे क्या? अबे हाथ में रखा मानते गुलाब जामुन, तो ऐसा तुम अपने पाम को, अगर मानते हथेली को ऊपर की तरफ अगर टिल्ट करोगे तो क्या होगा? गुलाब जामुन मान लेते सरक नहीं रहा है, मानते तुमने तुम्हारे हथेली पर गोंद लगा के रखा था बहुत सारा, है ना, तो उसकी वजह से बेचारा जो गुलाब जामुन सरक ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे? एक ही उम्मीद है, गोंद की अगर चिपचिपाहट को अगर तुम्हें ओवरकम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी हथेली को ऐसा ऑलमोस्ट वर्टिकल बनाओगे, नहीं बनाओगे? थीटा इंक्रीज करोगे तो ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, ठीक है? ब्लॉक्स टेंडेंसी, अरे यार, ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी, ब्लॉक्स टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन इंक्रीजेस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है क्या? फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, तो थीटा मैक्स फॉर विच तुम्हारे मंसूबे पूरे ना हो पाए, maximum value of theta for which the block remains at rest on an incline is lambda। समझ गए क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, जो भी उसको बोलो, ठीक? ऐसा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी तुम बोल सकते हो? थीटा अगर तुम बढ़ाते गए एफबीटी मारो उसका साले का पट से, क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे आसान एफबीटी, mg sin थीटा n, फ्रिक्शन की वैल्यू जाहिर सी बात है पीछे रहेगी, और ये हो गया mg cos थीटा। तो f की वैल्यू हमेशा किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है, और n की वैल्यू हमेशा किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। तो मेरे को बताओ, f की वैल्यू हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू f मैक्स। f मैक्स कितना होता है अपने पास? μn के बराबर होता है, ठीक? तो इसका मतलब f की वैल्यू mg sin थीटा विल ऑलवेज, है ना, हैव टू बी लेस देन म्यू टाइम्स mg cos थीटा। इससे क्या आ जाएगा देखो, tan थीटा हैज टू बी ऑलवेज लेस देन कितना? म्यू। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? tan थीटा हैज टू बी ऑलवेज लेस देन म्यू। तो थीटा जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा? tan थीटा भी बढ़ेगा। तो अगर उस ब्लॉक को रेस्ट पर रहना है तो थीटा की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, थीटा बराबर थीटा मैक्स, ठीक है क्या? तो tan थीटा मैक्स बराबर हो जाएगा म्यू, है ना। इस थीटा मैक्स को हम लोग कहते हैं लैम्डा। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर मान लेते मेरे को दे रखा है, लेट्स से एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर किसी सवाल में मुझे दे रखा है, या फिर एंगल ऑफ रिपोज अगर दे रखा है ना, एंगल ऑफ रिपोज अगर मुझे दे रखा है मानते 30 डिग्री ऐसा, तो एक्चुअल में उसका मतलब मुझे म्यू दे रखा है कितना? 1/√3। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि tan ऑफ लैम्डा इज म्यू। इसका मतलब बस म्यू को एक्चुअल में tan लैम्डा लिखा जा सकता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है क्या? हमेशा ऐसा, ऑलवेज। तो अब देखो, क्या यहां तक किसी को कुछ बोलना है क्या? अरे बोला, किसी को कुछ बोलना है क्या? सर फिर नहीं थीटा सर। मीन की वैल्यू क्या होगी सर? थीटा थीटा मीन की क्या वैल्यू होगी बे साले? ऊपर जब तू थीटा को बढ़ाएगा तब ना एक्चुअली ब्लॉक को स्लाइड करने का खतरा है। मीन तो रख ना, तू जीरो रख मिनिमम थीटा फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। जीरो भी रखेगा तो मिनिमम थीटा की तो कोई बात ही नहीं करेगा ना, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर लैम्डा तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। नहीं, जीरो ही रहेगा ना, मतलब मिनिमम बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता ना। अरे अब मिनिमम तो मतलब कोई, तू ये सोच, तेरे को ऐसा कोई बोल रहा है, कितनी हंसी आएगी कि अगर अगर मान लेते हैं
1 लाख रुपए में बात पक्की हुई है तो उससे कम मैं नहीं लूंगा। तो बात कहाँ जाके फंसेगी? या फिर मैं ऐसा बोलूं कि भाई इसमें सिंपली अगर इसके टर्म्स में अगर मैं बातचीत करूं तो, है ना, अगर मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक, अगर तुमने लेट से एक सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा से अगर तुमने ऊपर कर दिया थीटा को, तो उससे mg sin थीटा बढ़ जाएगा। mg sin थीटा जितना बढ़ेगा उतना मेरे लिए खतरे की बात है, क्योंकि उतना हो सकता है सरफेस उतना प्रोवाइड ना कर सके। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा की एक अपर एक लिमिट आ जाएगी। अच्छा, इतना सेट हो जाने के बाद अगर कोई मुझसे ये बोले कि अगर मैं थीटा अगर कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, ठीक, तो उसमें वो पहले भी रेस्ट पर था, बाद में भी रेस्ट पे है, क्योंकि थीटा अगर तुम कर्व करते जाओगे तो फ्रिक्शन की एक्चुअली जो रिक्वायर्ड वैल्यू है अभी कैसा, वो रेस्ट पर है ना। अभी एट दिस थीटा, एट द पर्टिकुलर थीटा वो रेस्ट पर है, तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात? ठीक है। अरे मेरी बात समझ रहे हो मतलब क्या? सर थीटा मीन, जब थीटा मीन रहेगा तो वो फ्रिक्शन पूरा जीरो हो जाएगा ना? नहीं नहीं, एक मिनट, अभी कैसा ब्लॉक रखा हुआ है मानते हैं एक पर्टिकुलर थीटा पर, ठीक है, क्या समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। हाँ, अभी वो रेस्ट पर है, तो जाहिर सी बात है mg sin थीटा फ्रिक्शन को बैलेंस किया हुआ रहेगा। अच्छा, अगर तूने थीटा इसके कम अगर किया तो दिक्कत क्या है? कहीं कोई परेशानी तो होगी ही नहीं, फिर कोई सवाल थोड़ी बनेगा। सर फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना थीटा कम होने से? अबे तो खतरा नहीं पैदा होगा ना, मतलब उसके नीचे तू कितना ले जा सकता है ये तो तेरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे डिपेंड करेगा। अभी मान लेते हैं तू थीटा एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे ले जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि तेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा, मतलब नीचे ले जाने की तो कोई लिमिट नहीं है ना बे, जीरो तक ले जा सकता है तू। जीरो तक ले जा सकता है किसके लिए? ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे? क्या बोल के क्या नीचे ले जा रहा है तू, ये तो बता मेरे को। थीटा मिनिमम किस चीज के लिए? ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे। नहीं सर, मतलब जैसे थीटा मैक्स जैसे लैम्बडा था, वैसे थीटा मीन क्या होगा ऐसा पूछ रहा था सर। अरे मिन के लिए तू किस बात के लिए मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है? उसका कोई तुक ही नहीं बनता ना। और tan थीटा मीन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है? थीटा मीन, क्योंकि किस चीज का थीटा मीन, काय का थीटा मीन? दो मिनट बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। थीटा मीन तो एक्चुअल में उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा का तो कोई भाई, क्या मतलब फ्रिक्शन अगर मान लेते हैं, अगर अपन कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उस ब्लॉक के स्लाइड होने का खतरा है। एंगल ऑफ रिपोज को किस चीज के लिए डिफाइन किया गया है? कि अगर मान लेते हैं तेरा ब्लॉक स्लाइड करने वाला है जस्ट एक एंगल पर, कि अगर उससे एंगल तू अगर बढ़ाएगा, उससे बड़ा अगर एंगल रखेगा तो जस्ट वो स्लाइड कर जाएगा, ऐसा ये चीज, ये इंटेंट है मेरा एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन करने का। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करने का मेरा ये मकसद है कि भाई उससे ऊपर अगर मैंने थीटा अगर किया तो जो तुम्हारा, है ना, ब्लॉक है उस स्लाइड मार जाएगा। ठीक है क्या? अब इसमें मिनिमम थीटा का मतलब क्या? थीटा को अगर उससे कम अगर तुम करते हो तो उसमें कोई ऐसा कोई फिजिकल सिचुएशन ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बन नहीं रही है कि ब्लॉक स्लाइड करेगा वहीं रहेगा या फिर क्या होगा, है ना, ऐसा कुछ, ऐसी कोई सिचुएशन तो बन नहीं रही है। तो मिनिमम थीटा की एक्चुअल में क्योंकि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मिनिमम थीटा सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ज्योमेट्री इंक्लाइन जितना है तुम्हारा, अगर मान लेते किसी ने लिया 60 डिग्री लिया तो थीटा मिनिमम मैं क्या बोल सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसका हॉरिजॉन्टल करेगा और क्या करेगा। तो थीटा मिनिमम इस केस में अगर तूने 0 डिग्री अगर कर भी दिया तो क्या हो जाएगा, वो पहले भी रेस्ट पर था, बाद में भी रेस्ट पर रहेगा। इससे क्या कुछ अचीव हो रहा है क्या? कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है। मतलब क्या मिल रहा है तेरे को इस चीज को ऐसा करके? लेकिन अगर मैं थीटा मैक्स की अगर बात करूं तो उससे मुझे फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिल रहा है, उससे मुझे फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही जा सकता हूँ। थीटा मिनिमम तो तू कितना भी जा सकता है। मतलब मान लेते हैं तेरा 89 डिग्रीज पर रखा हुआ है ब्लॉक और स्लाइड नहीं कर रहा है,
तो ले जा उसको 0 डिग्री तक ले जा, जितना थीटा मिनिमम ले जा सकता है, तब भी स्लाइड नहीं करेगा। उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई उससे कुछ डेटा कहाँ कुछ निकल के आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस का। पर थीटा का तू मैक्सिमम कितना भी ले जा सकता है क्या बिना स्लाइड हुए? नहीं ले जा पाएगा। उसका एक इंपॉर्टेंस है, ठीक। सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल सकते हैं, इसलिए भी कि उस सिचुएशन को एनालाइज करने में थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ रहा है। ठीक, किस प्रकार से करना पड़ रहा है कि हम लोग अगर थीटा बढ़ाते जाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी ताकि ब्लॉक रेस्ट पर रहे। तो क्योंकि फ्रिक्शन एक अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट ही ब्लॉक को रेस्ट में रख सकता है, तो इसीलिए एक थीटा को बढ़ाने की भी एक मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट ही होगी। क्या तू उस मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट को निकालना नहीं चाहेगा? थीटा मिनिमम की कोई मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट थोड़ी होगी कि मिनिमम थीटा कितना हो सकता है करके। तो ले जाना, तू जीरो से लेकर कहा जितना भी तूने थीटा रखा हुआ है ले जा, जितना भी तेरे को लेकर जाना है। लिमिट की बात चल रही है ना यहाँ पर। तो थीटा एक्चुअली में उसको मिनिमम बोलना भी ठीक नहीं है कि वो थीटा मिनिमम बराबर 0 डिग्री अपन बोले तो उसका क्या नाम रखेंगे करके। अरे काहे की लिमिट है वो? पहले भी रेस्ट पर थे, बाद में भी रेस्ट पर, और रेस्ट पर ही रहोगे, तो उसमें क्या लिमिट की बात ही कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम अगर थीटा को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो एक अपर कैप कैसा वहीं तक बढ़ा सकते हो। ठीक, घटा रहे हो तो घटाओ, जितना घटाना घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो मिनिमम में कोई लिमिट थोड़ी है, वो तो हॉरिजॉन्टल तक तुम जा सकते हो, उसके नीचे तो थीटा ले जा नहीं पाओगे। लेकिन उसको लिमिट बोलना तो बेवकूफी है वो तो, ठीक है क्या। हाँ, अपर में एक लिमिट है, कितना थीटा तू अपर तक लेकर जा सकता है, स्पेसिफिक tan इनवर्स म्यू तक, ठीक है क्या, उतना एंगल तक तू उसको ऊपर खींच सकता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाँ हाँ, अभी अगर मेरे को वी मिन अगर वर्कआउट करना हो तो इसको मैं कैसे करूंगा? मैं काम करूंगा, आरजी tan थीटा तो पहले ही रहता ही है, तो आरजी है ना tan ए tan थीटा माइनस tan लैम्डा, है कि नहीं, अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan लैम्डा, ऐसा समझ गए क्या? ये कर सकता हूँ मैं, और बस म्यू को अगर माइनस म्यू से अगर रिप्लेस अगर कर दूं, ठीक, तो मेरे पास वी मैक्स भी आ जाएगा बिंदास, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसमें आर जी अब tan ए प्लस tan लैम्डा, ठीक है, tan थीटा प्लस tan लैम्डा अपॉन 1 माइनस tan लैम्डा tan थीटा, ऐसा कर सकता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी हो इस तरह से तुम वर्कआउट कर सकते हो, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड। तो रेटेड स्पीड पर अगर फ्रिक्शन अगर है तो इसमें फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये मिनिमम होगा तब फ्रिक्शन की वैल्यू तुमसे निकालने को पूछ सकते हो। यहाँ पर भी फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान में रखना, ठीक। तो फ्रिक्शन की वैल्यू वो निकलवा सकते हैं तुमसे, जब बड़ी आसानी से तुम निकाल लोगे अगर तुम्हारे पास ये स्पीड आ गई, है ना। नहीं, अच्छा, दूसरी एक और बात, इतनी स्पीड अगर रहेगी तब तुम्हारे पास फ्रिक्शन की म्यू1 वैल्यू रहेगी। क्या जरूरी है तुम्हारे पास फ्रिक्शन की हमेशा म्यू1 वैल्यू रहे? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है। ये स्पीड अगर रही, वी मिन अगर रहा, तब फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू1 रहेगी। ये है ना फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन F equals to mu1 only when V max, है ना, V बराबर V max और V बराबर V min। जब मैक्सिमम में मिनिमम स्पीड जब हो तभी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारे पास mu1 के बराबर होगी। एट ऑल अदर टाइम्स यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए क्या? ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड से तुम अगर चल रहे हो, रेटेड स्पीड अगर है 30 मीटर पर सेकंड, और अपर लिमिट है 35, लोअर लिमिट है 25, ऐसा प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है कि ऊपर 5 तो नीचे भी 5 ही आए, ऐसा मैं अपने मनगढ़ंत ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर 35 है, नीचे 25 है, और मान लेते हैं अगर तुम 31 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या म्यू1 ठोक दोगे क्या? नहीं, ठीक है क्या। मान लेते हैं जैसे स्पीड अगर तुम रख सकते हो 30 मीटर पर सेकंड से मान लेते हैं 45 मीटर पर सेकंड तक तुम रख सकते हो, तो उसमें v बराबर मान लेते तुम चल रहे हो अभी, और रेटेड स्पीड है तुम्हारी, लेट्स से रेटेड स्पीड इज, ठीक है, रेटेड स्पीड इक्वल्स मान लेते हैं 37 मीटर पर सेकंड है। मेरे को एक बार बताओ,
अगर v इक्वल्स टू 37 मीटर पर सेकंड रहेगा तो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है? अरे बोलो। अरे बोलो गधेड़ो, क्या मेरी आवाज सुन जीरो। पा रहे? हाँ, 0। और अगर 36 मीटर पर सेकंड होगा तब, सॉरी 26 मीटर पर सेकंड अगर होगा तब फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता, अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है क्या? फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू वन। यहाँ म्यू वन मत ठोक देना, ठीक है क्या? कि म्यू वन तो रहती ही है, ऐसा मत कर देना। फ्रिक्शन को एक वेरिएबल लेकर सॉल्व करना, वेरिएबल लेकर। फ्रिक्शन को म्यू वन मत लगा देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हो? यस सर। हाँ, फ्रिक्शन को बस एफ लिखे रहने देना, म्यू वन वगैरह मत ठोक देना। ठीक है? म्यू वन कब रहेगा? जब वो 45 होगा, 30 होगा, तब होगा म्यू वन। v बराबर 30 मीटर पर सेकंड या फिर v बराबर 45 मीटर पर सेकंड, जब ऐसा होगा ना तब लगाइए फ्रिक्शन बराबर म्यू वन, ऐसा। ठीक? म्यू एन वन एन टू, एन वन एन टू इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऐसा एन एन लिख दूंगा तो तुमको लगेगा साला नॉर्मल सेम आता है करके। नॉर्मल अलग अलग आएगा दोनों केसेस में। ठीक? अलग अलग आया भी, अपना देख लो ऊपर जाकर डिराइव किया जहां पर। ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज ओनली व्हेन यू आर एट द मैक्स अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट पर जब तुम हो। क्लियर है बातें? क्या मेरी बातें समझ गए हो? यहां तक किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोले। यहां तक अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। ठीक।